खबर बताने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से है और ऑफ द कैमरा कुछ बातें हैं जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की बात ना मानकर मोदी शाह ने बड़ी गलती कर दी। बाकी 240 सीटें आंख के सामने हैं जो कि चीख चीख कर कह रही हैं कि एक योगी आदित्यनाथ की बात ना मानना और दूसरा आरएसएस को दरकिनार करना। बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल हुआ यूं कि जब 80 लोकसभा सीटों को लेकर बात हो रही थी, जब अमित शाह आज के 1.5 साल पहले कौशाम्बी पहुंचते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतनी है, तो सबसे पहला काम था कि अपने सांसदों का काम जांचना था, लेकिन बीजेपी ने वो नहीं किया। ऐसे में फिर उसके बाद जब टिकट बंटवारे की बात आई तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कुछ नाम हैं, इन पर विचार ना किया जाए, कुछ जगह से नए नाम दिए जाएं, लेकिन ये भी नहीं हुआ। आप यकीन करिए कि लगातार लोग भी बोल रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। हालांकि मिला भी नहीं, लेकिन चाहे बृजभूषण को टिकट मिले चाहे करण भूषण को, बात बराबर है। बीजेपी ने करण भूषण को टिकट दे दिया और वो जीते भी, लेकिन उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की और सीटों पर पड़ा। इसके अलावा कई और ऐसी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट खड़े कर दिए गए जिनको जनता जानती नहीं। अब वो चाहे पश्चिम की कई सीटों की बात कर लीजिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं पूर्वांचल पहुंचा, पूर्वांचल की कई सीटों पर पहुंचा और इत्तेफाक देखिए, बीजेपी के एक कैंडिडेट के घर के सामने मैं खड़ा होकर उनका एड्रेस पूछ रहा था और उस वक्त उनका पड़ोसी ही कह रहा था पता नहीं वो कौन है। आप सोचिए, इस आधार पर टिकट बांटा गया था और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि उनको पता था इसका अंजाम क्या होगा। अब नतीजे बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सही थे और मोदी, शाह, नड्डा ने जो फैसला किया वो गलत था। फिलहाल बीजेपी अब सरकार तो बना लेगी एनडीए के साथ, जो उनके गठबंधन में दल हैं उनको मिलाकर, लेकिन कितना विश्वास रहेगा? क्या बिना डर के जिस तरीके से 14 से 19, 19 से 24 में बीजेपी ने सरकार चलाई उसी तरीके से चला पाएगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन यहां से बीजेपी को, मोदी, शाह को और नड्डा को कई बातें अब सीखनी होंगी और ये बातें होंगी कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है और हर एक मुख्यमंत्री की बात कैसे मानना है, कैंडिडेट को किस तरीके से चुनना है। अब आपको एक और उदाहरण मैं देता हूं। प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता चुनाव लड़े और 2019 में जीते भी। मैं प्रतापगढ़ से ही आता हूं। संगमलाल गुप्ता शायद प्रतापगढ़ की जो अंदर विधानसभा आती हैं 6, उनमें से 3 या 4 पर भी नहीं पहुंचे होंगे। उसमें से एक मेरी विधानसभा भी आती है, रामपुर खास। पहुंचे तो बवाल हो गया था, मारपीट हो गई थी और थप्पड़ कांड हो गया था, बड़ा बवाल मचा था, प्रमोद तिवारी पर आरोप भी लगे थे। लेकिन संगमलाल गुप्ता की छवि वहां से खराब हुई और ये बात दिल्ली तक पहुंची और कहा गया कि इनको 24 में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, और हुआ भी वही। प्रतापगढ़ में जिस तरीके से संगमलाल गुप्ता की हालत खराब हुई सबने देखा। कौशाम्बी में विनोद सोनकर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए लगातार यही कहा गया कि विनोद सोनकर तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया साथ नहीं देंगे। और राजा भैया ने संजीव बालियान और विनोद सोनकर की मौजूदगी में वो पीछे खड़े थे और बेती से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपने समर्थकों से कि जिसको चाहिए उसको वोट दीजिए, और परिणाम आपके सामने है। ऐसे में अगर सब कड़ियों को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली से बड़ी गलती हुई है और उत्तर प्रदेश में जो आपको 35-36 सीटें बीजेपी के दिख रही हैं वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ की देन है। अगर जो सीटें नहीं आई हैं उसमें कहीं ना कहीं केंद्र के गलत कैंडिडेट चुनने की वजह से हैं, क्योंकि लोगों में मोदी और शाह को लेकर या योगी आदित्यनाथ को लेकर नाराजगी नहीं थी, अपने सांसद को लेकर, और जो सांसद वहां पर चुनने के लिए प्रत्याशी बनाए गए उनको लेकर थी। कोई पैरासूट से बुला दिया गया, कोई कहीं से ले आकर खड़ा कर दिया गया, और ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो कि जीतने के बाद दिखेंगे भी नहीं। बाकी नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी तरस रही है 272 के लिए, और तीसरी बार जो मोदी सरकार 400 पार की बात हो रही थी, अब ये बात हो रही है कि किसी तरह बन जाए मोदी सरकार, नीतीश नायडू मान जाएं अब की बार। तो फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी बस इतना ही कहना है, अगर योगी आदित्यनाथ की बात मोदी शाह मान गए होते तो आज बीजेपी का ये हश्र ना होता।